ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल का चैप्टर संख्या 3 संसाधन एवं विकास देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, सॉरी। और ये अपने ज्योग्राफी का और एग्ज़ाम की दृष्टि से ठीक ठाक है, तो इसको देख लेते हैं पहले। ये रहे, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान ही है ना, सामाजिक विज्ञान ही है। ये नालायकों की तरह करें, हाँ सामाजिक विज्ञान ही है। सामाजिक विज्ञान भूगोल है। टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी वाईटी है। टीचर का नाम राकेश चौधरी है। अध्याय संसाधन विकास है, भाग नंबर 1 है, ठीक है। भाग कुछ नहीं, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चैप्टर का नाम है संसाधन विकास। और अब संसाधन का विकास, ये चैप्टर का नाम संसाधन विकास, ठीक है। देखो, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और जो हमारे प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन कई प्रकार से बांटा गए हैं, तो वो किस प्रकार से बांटा वो हम देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, 4 प्रकार के में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्ति मतलब समाप्त होने के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तित्व यानी निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इतने प्रकारों में बांटा गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर बांटा, आप खुद देख सकते हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम पड़ा है, तो उसको आराम से देख सकते हैं। और आगे देखते हैं। जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर देखा था, तो क्या है कि वैसे संसाधन जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति से मिले उन्हें जैव संसाधन प्रकृति से मिलते हैं, जैव जीवित चीज़ों से मिलते हैं, और जो निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं उन्हें अजैव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है समापत्ति के आधार पे। समापत्ति के आधार पे 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय होते हैं कुछ संसाधन जो भौतिक रासायनिक क्रियाओं से दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। और अनवीकरण योग्य, जिन्हें दोबारा नहीं बना सकते। यदि आपको इसको विस्तार से देखना है, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आरपी स्टडी इंटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर सारे मिलेंगे, ठीक है। ये आरपी स्टडी वाईटी भी मिलेगा, क्योंकि ये 10th क्लास का, ठीक है। और यदि 11th का आपका कोई भाई बंधु इस वीडियो को देख रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका नया बैच मिलेगा। और ये जल्दी में इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि समय बहुत कम है। ये संसाधनों का निर्माण लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसे नवीकरण करना असंभव होता है, किसको? अनवीकरण को, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। व्यक्तिगत क्या होते हैं कि वैसे संसाधन जो पर्सनल होते हैं, घर होता है, ज़मीन होती है, वे सभी, और शमशान घाट, तालाब, ये सभी होते हैं। सामुदायिक और राष्ट्रीय कौन से होते हैं? जो संसाधन राष्ट्र के अंदर होते हैं, सारे लगभग राष्ट्रीय होते हैं, ज़मीन और ये सब। और 200 नॉटिकल मील के बाद में समुद्री सीमा अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। विकास के आधार पे 4 प्रकार के हो जाते हैं, संभावी, संचित कोष, भंडार और विकसित, ठीक है। संभावी किसे कहते हैं? ठीक है, संभावी किसे कहते हैं कि किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा, उनकी संभावना है। राजस्थान में उपलब्ध, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी है फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है, ये दोनों है, मतलब इतने बड़े रूप में नहीं हो रही। विकसित, ऐसे संसाधन जो विकसित हो चुके हैं जिनका उपयोग हो रहा है। भंडार किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो उपलब्ध होते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, और वे पड़े ही हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाइड्रोजन गैस है, ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। संचित कोष, ये भंडार का हिस्सा होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी तो मौजूद होते हैं अब, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला है कि उदाहरण के लिए नदी के पानी से बिजली निकालना, लेकिन वर्तमान में छोटे पैमाने पे। ये 3 पैमाने कैसे लिखे पता नहीं। विकास के आधार पे, सॉरी, संसाधनों का विकास। संसाधन का ह्रास हो रहा है, किसके? कुछ लालच वर्ग लोगों की वजह से, ठीक है। और सतत पोषणीय विकास या विकास की धारणीयता, ये सब दोनों एक ही शब्द है, ये दोनों एक ही टर्म है। आपकी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इसे विकास की धारणीयता कहा है, यहाँ पे सतत पोषणीय विकास का, कि ऐसा विकास होना चाहिए कि जिसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, और विकास भी होना चाहिए, और संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए बचने भी चाहिए, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये एक मीटिंग हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था प्रथम
रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ये हुआ था जून 1992 में। संसाधनों का सही इस्तेमाल सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर जून 1992 में से 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम प्रति सम्मेलन में एकत्रित हुए। 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास का एजेंडा 21 की स्वीकृति मिली। एजेंडा 21 क्या था कि 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाना। एजेंडा 21 का मुख्य मुद्दा था सतत पोषणीय विकास और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, संसाधनों के हितों में पारस्परिक जरूरत और सम्मिलित जिम्मेदारियों से ध्यान रखते हुए सहयोग की बात की गई ताकि पर्यावरण को क्षति, गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय के लोगों तक ये पहुँचे। संसाधन का नियोजन मतलब संसाधनों की प्लानिंग करनी। क्या प्लानिंग करनी है भाई? कि संसाधनों का नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। ऐसे संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई राज्यों में प्रचुर मात्रा में खनिज है पर कईयों में अभाव है। जैसे झारखंड में खनिज बहुत ज़्यादा है पर मेघालय में पानी बहुत ज़्यादा, पर झारखंड में पानी नहीं है और मेघालय में खनिज नहीं है। तो इसका आप आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब सारणी बना के और नियोजन कर सकते हैं। ये सरकार का काम है, अपना नहीं है। ठीक है, अपन को पढ़ना है सिर्फ। ये क्यों नहीं जा रहा आगे भाई? आगे ज़्यादा चला गया है। संसाधन नियोजन हो गया था। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को बचाना बहुत जरूरी है। ये बात सिंपल है और ज़्यादा कुछ कहानी है। अब एक भू संसाधन आ गया। भू संसाधन किसे कहते हैं? भूमि का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति भूमि एक संसाधन है, बात खत्म। और भूमि का किस प्रकार है कि 43% तो कृषि के लिए हो रही है, 30% पहाड़ और नदी और 27% पाट मतलब जहाँ पे खनिज है। ठीक है, ये इस तरह से बैठी हुई है। आगे क्या है? भूमि का प्रयोग करना चाहिए। ये इतने आंकड़े मिले, ठीक है। तो और ये भूमि निम्नीकरण के उपाय, ठीक है। और भूमि संरक्षण के आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें 10 मिनट में सब कवर करना है। तो मृदा का निर्माण हुआ। मृदा निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में 1000 साल लग जाते हैं। मृदा बनाने में बड़े बड़े पत्थर यानी शैल और उसमें जलवायु यानी मिट्टी और जलवायु का योगदान है, हवा वायु सबका। अब मिट्टी का वर्गीकरण उसकी उम्र, आकार आदि पर 6 प्रकार में किया गया था। जलोढ़, लेटेराइट, मरुस्थलीय, काली मृदा, वन मृदा, लाल पीली मृदा। ठीक है, आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये उत्तरी मैदान इससे बना है और ये स्पेशली ये जहाँ जहाँ नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये नदियों से बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊपन है। ये अपने 3 नदियों से उत्तर भारत में निर्माण करते हैं, सिंधु, सतलज और गंगा नदी। ठीक है, सिंधु, सतलज और गंगा नदी मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जलोढ़ मिट्टी से पुरानी को बांगर और नई को खादर कहा जाता है और ये कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इतने भाग में बैठ लिए आप देख सकते हैं। ये इसका फोटो है। और अगला है कि काली मृदा। ये काली मृदा का फोटो इतना ही रहेगा, अगले स्लाइड में मिल जाएगा पूरा। ठीक है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। जो दिया है वो काली मृदा का यही है कि इसको रेगर मृदा कहते हैं। रेगर मृदा कहते हैं। ये भारत के गुजरात, मालवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती है और इसमें कपास की फसल मुख्यतः होती है। ठीक है, ये काली मृदा आप देख सकते हैं। और इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। लाल और पीली मिट्टी, लो ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है और जलायन की वजह से ये पीली हो जाती है। ठीक है, अगला है, ये ऐसी होती है लाल पीली मिट्टी। ये देखो लाल है। और अगला देखते हैं, आगे है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा क्या है कि ये उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। भारी वर्षा और नुकसान का परिणाम है। यहाँ पे अधिक सिंचाई से और अधिक उर्वरक से वो क्या कहते हैं, खेती संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक गर्मी से ह्यूमस मर गए हैं और ये तमिलनाडु, साउथ में पाई जाती है। बात खत्म। लेटराइट मृदा ये ऐसी होती है, मिट्टी के आकार की। ये लेटर शब्द लिया है ना, लेटर, ये वहीं का। ठीक है, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इनको जरूर देख लेना है एक बार, कहाँ पाई जाती है। मतलब ये सभी स्पेशली आपके लिए जिले लेकर आए, यानी डीप में लाए, डीप में। समझ रहे आप बात को? मरुस्थलीय मिट्टी अपने राजस्थान में पाई जाती है, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कृषि बहुत कम ही होती है।
तो और वर्षा की ऋतु में होती, खरीफ की फसलें होती, बाकी सब होती नहीं है। और ये राजस्थान गुजरात में पाई जाती है मुख्यतः। गुजरात में कुछ नहीं रहा, गुजरात का तो बहुत कम भाग पाया जाता है, बाकी में तो काली मिट्टी पाई जाती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। ये ऐसी होती है, ये मुझे लगता है फोटो बाड़मेर का है, मुझे लग रहा है, सिर्फ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, वन मृदा कहाँ होती, पहाड़ी क्षेत्रों में होती, बात खत्म। ये ऐसी होती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और ये पूरा चैप्टर निपटा दिया 10 मिनटों में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।